गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। द फ्रेंच रेवोल्यूशन के इस फ्रेंच रेवोल्यूशन चैप्टर में जो प्रीवियसली हम लोग 2 पार्ट पढ़ चुके हैं, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, और पार्ट 2 में हम लोगों ने स्ट्रगल टू सर्वाइव टॉपिक के बारे में पढ़ा था और किस तरह से सब्सिस्टेंस क्राइसिस क्रिएट हुआ। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग जो फर्दर पॉइंट हैं उसको पढ़ेंगे, जैसे कि ग्रोइंग मिडिल क्लास इनविसेज एंड इनटू प्रिविलेज, किस तरह से फ्रेंच सोसाइटी में एक मिडिल क्लास इमर्ज किया और उसने एक न्यू आइडिया प्रोवाइड किया, प्रपोज किया, प्रिविलेजेस, जो प्रिविलेज वहाँ पे अवेलेबल थे, जो सोशल सर्विस, सोशल फैसिलिटी टू नोबल एंड क्लर्की क्लास, उसको ख़त्म करने के लिए जो पीजेंट्स एंड वर्कर हैं वे सभी रिवोल्ट में पार्टिसिपेट किए अगेन एंड इंक्रीजिंग टैक्सेस अगेंस्ट इंक्रीजिंग टैक्सेस। ओके, पीजेंट्स एंड वर्कर रिवोल्ट में पार्टिसिपेट क्यों किए? अगेंस्ट द इंक्रीजिंग टैक्सेस एंड फूड स्कार्सिटी, जो वहाँ पे फूड स्कार्सिटी क्रिएट हो गई थी। They lacked means and programs to carry out full-scale revolt to change social and economic order. रिवोल्यूशन जो स्टार्ट हुआ पीजेंट्स एंड वर्कर का, उसमें ये लोग वैसे एक प्रोग्राम जो और मीडियम जो कि एक फुल स्केल रिवोल्ट को कैरी करने के लिए चाहिए होता है, एक लीडरशिप, वो लैक्ड हुआ, इसमें नहीं मिला। यानी कि कोई और इनको लीड करने वाला बहुत अच्छा लीडर नहीं था जो कि ये लोग फुल स्केल रिवोल्ट करके सोशल चेंजेस और एक सोशल और इकोनॉमिक ऑर्डर को चेंज कर सकें। जो ये चेंजेस थे, सोशल एंड इकोनॉमिक चेंजेस, वो सिर्फ एजुकेटेड और जो थर्ड स्टेट के एजुकेटेड एंड प्रोस्पेरस पीपल थे उन्हीं तक सीमित था। जो लैंडलेस लेबर थे, पुअरर थे, अनएजुकेटेड पीपल थे, इलिटरेट, उन्हें इसका कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता था। वो लोग बहुत ज़्यादा समझ भी नहीं पाते थे किस तरह से लीड करना है, क्या करना है, पार्टिसिपेट कैसे करना है, क्या चीज़ें उनको ज़्यादा समझ में नहीं आता था। तो जो एजुकेटेड ग्रुप थे और प्रोस्पेरस थे, वहीं लोग सिर्फ उसको लीड कर रहे थे, थर्ड स्टेट के पीपल। 18th सेंचुरी में एक नए सोशल ग्रुप का इमरजेंस हुआ जिसको कि मिडिल क्लास कहा जाता था। और ये जो मिडिल क्लास है, जो 18th सेंचुरी का सोशल ग्रुप मिडिल क्लास इमर्ज हुआ, ये अपने वेल्थ को ओवरसीज ट्रेड करके, यानी बिजनेसेस अदर कंट्री के साथ, अदर यूरोपियन कंट्री के साथ ट्रेड करते थे, उससे जो मनी वेल्थ का अर्न करते थे, एंड मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जैसे वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल। सो ये जो न्यू ग्रुप था, सोशल ग्रुप, जो कि वेल्दी था और इनके जो वेल्थ हैं वो ट्रेड करके, किसके? वुलन एंड सिल्क क्लोथ टेक्सटाइल के वेल्थ का ट्रेड करके ये लोग पैसे अर्न करते थे, जिनको कि मिडिल क्लास कहा जाता था। और ये जो वुलन एंड सिल्क टेक्सटाइल है, ये कौन खरीदता था? रिचर क्लास, रिचर मेंबर खरीदते थे सोसाइटी के। जो थर्ड स्टेट था, थर्ड स्टेट में बहुत सारे लोग थे। फ्रेंच सोसाइटी हम लोग जानते हैं 3 स्टेट में, जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड। फर्स्ट क्लर्की, सेकेंड नोबिलिटी एंड थर्ड में मर्चेंट, मैन्युफैक्चरर, प्रोफेशनल लाइक लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, डॉक्टर्स, सभी लोग थे, ट्रेडर थे। जो प्रोफेशनल थे जैसे लॉयर एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल, ये एजुकेटेड ग्रुप थे, ये सभी जो है एजुकेटेड ग्रुप थे, एंड बिलीव डैट नो ग्रुप इन सोसाइटी शुड बी प्रिविलेज्ड बाय बर्थ। इनका मानना था, इस ग्रुप का मानना था, जो लॉयर थे, डॉक्टर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल थे, उनका मानना था कि सोसाइटी में ऐसा कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए जिसको कि जो सोशल सिक्योरिटी, सोशल फैसिलिटी, जो रॉयल प्रिविलेजेज है, सोशल प्रिविलेजेज है, वो बाय बर्थ अवेलेबल हो। उनका मानना था कि जो भी प्रिविलेज दिया जाए वो बाय मेरिट दिया जाए, ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट प्रोवाइड किया जाए। अ पर्सन सोशल पोजीशन मस्ट डिपेंड ऑन हिज मेरिट, ऐसा ये लोग मानते थे, ठीक है ना। तो किसी भी पर्सन का जो सोशल पोजीशन है वो किस पे बेस्ड होना चाहिए? मेरिट पे बेस्ड होना चाहिए, ऐसा ये मिडिल क्लास जो प्रोफेशनल ग्रुप था वो मानता था। इसमें बहुत सारे जो फिलोसफर थे उन्होंने भी अपना बहुत
अहम रोल प्ले किया, इम्पोर्टेंट रोल प्ले किए वो लोग। बहुत सारे ऐसे फिलोसफर थे जो मेरिट को ज़्यादा तवज्जो देते थे, मेरिट को ज़्यादा वो प्रीफर करते थे, और वो भी चाहते थे कि प्रिविलेज वगैरह इंड होना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ बर्थ, मोनार्कियल सिस्टम इंड होना चाहिए। इसमें कुछ ऐसे फिलोसफर थे जैसे जॉन लोकी एंड जीन जैक्स रूसो पुट फॉरवर्डेड द आइडिया ऑफ फ्रीडम, इक्वल लॉ एंड अपॉर्चुनिटीज फॉर ऑल। इस तरह के आइडिया इन लोगों ने जो है प्रोवाइड किए। जॉन लोकी का बुक था टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, ओके, टू ट्रीटीज ऑफ गवर्नमेंट, जिसमें इसने जो है रिफ्यूट किया, मना कर दिया बाय प्रूफ के साथ इसने जो है रिजेक्ट कर दिया डॉक्ट्राइन ऑफ डिवाइन एंड एब्सोल्यूट राइट ऑफ मोनार्क का। जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ठीक है ना, सोशल कॉन्ट्रैक्ट ये जीन रूसो ने लिखा था, और इसमें रूसो ने प्रपोज किया था अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बेस्ड ऑन सोशल कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन पीपल एंड देयर रिप्रेजेंटेटिव। जो एक थर्ड फिलोसफर मोंटेस्क्यू, इन्होंने तब इस बुक लिखा था द स्पिरिट ऑफ लॉ, और इसमें प्रपोज किया था अ डिवीजन ऑफ पावर विद इन गवर्नमेंट बिटवीन लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। यानी कि गवर्नमेंट जो सिस्टम है वो थ्री डिवीजन में डिवाइड होना चाहिए गवर्नमेंट के पावर को, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। ओके, मोंटेस्क्यू ने ये सब प्रपोज किया था इन द स्पिरिट ऑफ लॉ। दिस मॉडल ऑफ गवर्नमेंट वाज इम्प्लीमेंटेड इन यूएसए, बाद में इसको यूएसए में इम्प्लीमेंट किया गया था। जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन है एंड इट्स गारंटी ऑफ इंडिविजुअल राइट वाज एन इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल फॉर पॉलिटिकल थिंकर इन फ्रांस। फ्रांस के जो पॉलिटिकल थिंकर थे उनके लिए एक बेस्ट एग्जाम्पल बना अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, और उसमें जो इंडिविजुअल राइट प्रोवाइड किए गए थे, गारंटी दिए गए थे। ये जो आइडिया थे, दिस आइडिया वेयर डिस्कस्ड इंटेंसिवली इन सैलून एंड कॉफी हाउसेस अमंग पीपल। द प्लान ऑफ लुइस 16 to impose further taxes generated anger against feudal system। तो लुइस 16 का जो प्लान था फर्दर टैक्स इंक्रीज करने का, वो क्या किया, फ्यूडल सिस्टम के अगेंस्ट लोगों के गुस्से को और ज़्यादा बढ़ा दिया। हम लोग बढ़ते हैं आगे। आउटब्रेक ऑफ रिवोल्यूशन, किस तरह से रिवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। सो लुइस 16 चाहता था कि टैक्स इंक्रीज किया जाए। 1789 से पहले, ठीक है ना, 1789 से पहले जो रिजीम था, जो गवर्निंग सिस्टम था, उसको ओल्ड रिजीम कहा जाता था। तो इन ओल्ड रिजीम मोनार्क के पास टैक्स इम्पोज करने का पावर नहीं था, ठीक है ना। ओल्ड रिजीम में मोनार्क के पास टैक्स इम्पोज करने का पावर नहीं था कि वह जब चाहे वो तब अपने अकॉर्डिंग टू हिज विल टैक्स इंक्रीज कर सकता है, ऐसा नहीं था। ये पावर किसके पास था, स्टेट जनरल के पास था, ठीक है। लेकिन मोनार्क के पास ये राइट होता था कि स्टेट जनरल की मीटिंग कब बुलाई जाए। सो ही हैड टू कॉल अ मीटिंग ऑफ द स्टेट जनरल एंड मोनार्क कुड डिसाइड टू कॉल मीटिंग ऑफ स्टेट जनरल। कब मीटिंग बुलाया जाएगा ये डिसाइड कर सकता था मोनार्क, लेकिन टैक्स इंक्रीज करने का राइट नहीं था। किसके पास था वो राइट, वो स्टेट जनरल के पास था। तो स्टेट जनरल की जो उससे पहले जो मीटिंग हुई थी 5 मई 1789 को लुइस 16 ने स्टेट जनरल की मीटिंग बुलाई, और इससे पहले 1614 में स्टेट जनरल की मीटिंग हुई थी। स्टेट जनरल एक पॉलिटिकल बॉडी होता था, और उसमें तीनों ग्रुप 3 स्टेट जो हैं, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, पार्टिसिपेट करते थे। फर्स्ट स्टेट के 300 मेंबर पार्टिसिपेट करते थे, सेकेंड स्टेट के भी 300 एंड 600, थर्ड स्टेट के 600 मेंबर पार्टिसिपेट करते थे। ओके, 5 मई 1789 को लुइस 16 स्टेट असेंबली ऑफ स्टेट जनरल बुलाया, और इसमें जो फर्स्ट 2 स्टेट, क्लर्गी एंड नोबिलिटी, ये लोग एक दूसरे के आमने सामने एक रो में बैठे। इनके लिए सिटिंग जो अरेंजमेंट था वो फेस टू फेस था, आमने सामने 2 रो में। जबकि जो थर्ड स्टेट के 600 मेंबर थे, ये लोग इन दोनों स्टेट, फर्स्ट और सेकेंड स्टेट के बैक साइड में इनको स्टैंडिंग खड़ा होना था, ये लोग खड़े रहते थे। ऐसा सिटिंग अरेंजमेंट उसमें किया गया था।
जो थर्ड स्टेट है वह जो थर्ड स्टेट के एजुकेटेड एंड प्रोस्पेरस मेंबर थे उनके द्वारा रिप्रेजेंट किया गया था। ओके, और वुमेन, पीजेंट, आर्टिसंस वेयर डिनाइड एंट्री टू असेंबली, यानी कि वुमेन को, पीजेंट्स को, आर्टिसंस को असेंबली में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया गया, लेकिन उनकी जो ग्रीवांसेज हैं, उनके जो डिमांड थे उसको 40,000 लेटर में लिस्टेड किया गया था और वो जो है असेंबली में प्रेजेंट किया गया। वोटिंग सिस्टम कैसा था? वन स्टेट के पास वन वोट था, यानी कि फर्स्ट स्टेट 300 मेंबर वन वोट, सेकेंड स्टेट 300 मेंबर वन वोट, एंड थर्ड स्टेट में 600 मेंबर थे लेकिन उनकी वोट वैल्यू 1 थी। तो अब इसमें प्रॉब्लम क्या था कि अगर मान लो कि टैक्स इंक्रीज करने का प्रपोजल रखा जाता और स्टेट जो जनरल असेंबली है, स्टेट जनरल है, उसे मान लेती तो वोटिंग कराया जाता। वोटिंग में तो फर्स्ट और सेकंड स्टेट वोट कर ही देते, क्यों? क्योंकि उनको तो टैक्स पे नहीं करना था, तो उनके 2 वोट हो जाते, फर्स्ट और सेकंड के 2 वोट हो जाते, और थर्ड स्टेट के, ठीक है, 1 वोट होता, तो 2-1 से वह प्रपोजल पास हो जाता, ठीक है ना। तो थर्ड स्टेट के 600 मेंबर फिर भी 1 वोट, और जबकि फर्स्ट और सेकंड के मिल करके 600 मेंबर हो रहा है लेकिन उनका 2 वोट हो रहा है। इस प्रपोजल को, इस वोटिंग सिस्टम को थर्ड स्टेट के मेंबर ने रिजेक्ट कर दिया। ओके, इस वोटिंग सिस्टम को थर्ड स्टेट के मेंबर ने रिजेक्ट कर दिया और उन्होंने कहा कि 1 पर्सन 1 वोट होना चाहिए। थर्ड स्टेट डिमांडेड दैट वोटिंग नाउ बी कंडक्टेड बाय द असेंबली एज अ होल एंड ईच मेंबर वुड हैव 1 वोट, ठीक है ना, यानी कि पूरे असेंबली को एक यूनिट मान लिया जाए और उसमें जितने मेंबर हैं उनकी काउंटिंग की जाए, यानी कि टोटल 1200 मेंबर हो जाएंगे और 1 मेंबर का 1 वोट होना चाहिए। जो लुइस 16 है, किंग, उसने इस प्रपोजल को, थर्ड स्टेट के प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया। एज अ कंसिक्वेंस, एज अ रिजल्ट, थर्ड स्टेट वॉकआउट कर गया असेंबली से। जो थर्ड स्टेट के रिप्रेजेंटेटिव थे, ये लोग अपने आप को फ्रेंच नेशन का स्पोक्समैन मानते थे। स्पोक्समैन मतलब रिप्रेजेंटेटिव। फ्रेंच को ये लोग मानते थे कि हम लोग पूरे फ्रेंच रिवॉल्यूशन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फ्रेंच कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और उसके सिटीजन के तरफ से हम लोग जो है डिमांड, जो भी डिमांड है हमारा, ग्रीवांसेज है, उसकी कर रहे हैं, ठीक है। तो जब वॉकआउट कर दिए ये लोग थर्ड स्टेट जनरल की मीटिंग से, 20 जून को ये लोग वर्साइलिस के एक इनडोर टेनिस कोर्ट में गैदर्ड, असेंबल्ड हुए। वहाँ पे ये लोग अपने आप को नेशनल असेंबली डिक्लेयर कर दिया, यानी कि जितने थर्ड स्टेट के जो भी रिप्रेजेंटेटिव, टोटल 600 मेंबर 20 जून को वर्साइलिस के इनडोर टेनिस स्टेडियम में असेंबल हुए और वहाँ पे अपने आप को ये लोग नेशनल असेंबली डिक्लेयर किए। नेशनल असेंबली मतलब एक तरह से पार्लियामेंट। और उन्होंने स्वर टू ड्राफ्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब कसम खाए ये लोग, रिजोल्यूशन लिया कि वो लोग एक नया कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करेंगे फ्रांस के लिए, जिसमें मोनार्क के पावर को लिमिट करने की कैपेसिटी होगी। ओके, और ये जो रिवोल्यूशन है वो 2 पर्सन, मीराबाऊ जो कि एक नोबल था और अबेसीज जो कि क्लर्गी का मेंबर था। अबेसीज जो है क्लर्गी था और मीराबाऊ नोबेल था, और इन दोनों ने जो है लीड किया इस रिवॉल्यूशन को, और यहीं से जो है रिवॉल्यूशन स्टार्ट हो जाता है, फ्रेंच रिवॉल्यूशन। ओके, तो ये था पार्ट हम लोगों ने इसमें स्टडी किया, जो है फ्रेंच आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन, और उसके बाद जो सिस्टम था यहाँ पे, ठीक है ना, ग्रोविंग मिडिल क्लास, इनविसेज एंड ऑफ प्रिविलेजेस एंड आउटब्रेक ऑफ रिवॉल्यूशन। 2 जो है वीडियो 2 पॉइंट इसमें हम लोगों ने थॉरोली स्टडी किया बहुत अच्छे से। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।